अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आरएफ सर्किट्स के अंदर हम एम्पलीफायर डिज़ाइन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और अगर आपको थोड़ा याद हो तो जो अभी तक हमने जो चीज़ें एम्पलीफायर डिज़ाइन में कवर की हैं उसमें मेनली हमने स्टेबिलिटी सर्कल्स के बारे में पढ़ा है। और उसके अलावा हमने एम्पलीफायर डिज़ाइन किया है विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम पावर रिक्वायरमेंट या मैक्सिमम गेन के हवाले से। अगर मैं थोड़ा सिचुएशन को रीकैप करूं तो ये हमारे पास एक एम्पलीफायर का एक जनरलाइज्ड सर्किट है जिसमें यहाँ पे हमारे पास एक डिवाइस है। उसके एस पैरामीटर्स के बारे में हमें पता है। उसकी इनपुट और आउटपुट की इम्पिडेंस या उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जो है वो Z0 है। ठीक है। हमें उसकी इनपुट इम्पिडेंस के बारे में भी पता है, हमें उसकी आउटपुट इम्पिडेंस के बारे में भी पता है। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये होगी कि हमने एक सोर्स को उस एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करना है ताकि सोर्स से पावर एम्पलीफायर में ट्रांसफ़र हो सके। और फिर हमने उस एम्पलीफायर की आउटपुट को एक लोड के ऊपर कनेक्ट करना है। ठीक है। सोर्स की इम्पिडेंस और एम्पलीफायर की इनपुट इम्पिडेंस मुख्तलिफ हो सकती है। इसी तरह एम्पलीफायर की आउटपुट इम्पिडेंस और लोड की इम्पिडेंस भी मुख्तलिफ हो सकती है। तो लिहाजा हमारे पास रिक्वायरमेंट ये होती है कि जब हम एम्पलीफायर डिज़ाइन करते हैं तो जनरली हमारे पास तरीक़ाकार ये होता है कि हमारे पास एक ट्रांजिस्टर होता है जो कि हमारी डिवाइस होती है एम्पलीफायर के तौर पे काम करने के लिए। सोर्स और ट्रांजिस्टर के दरमियान में हम एक इनपुट मैचिंग नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं और इसी तरह उस ट्रांजिस्टर की आउटपुट के ऊपर भी हम एक इम्पिडेंस मैचिंग नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। जो इनपुट इम्पिडेंस मैचिंग नेटवर्क होता है उसका मकसद ये होता है कि उसने इस गैमा एस को गैमा इन के इक्वल करना होता है, यानी इस मिसमैच को उसने ख़त्म करना होता है। ठीक है। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि अगर हम इस साइड से इस साइड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे लिए गैमा एस इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो उसने ये देखना होता है कि कोई जो ये गैमा एस है ये रिफ्लेक्शन हमारी मिनिमाइज हो सके। ठीक है। फर्दर ऑन ये कि अगर हम इस साइड से आ रहे हैं, मसलन आपने कोई पावर लोड को ट्रांसफ़र कर दिया और उस पावर ने रिफ्लेक्ट बैक कर लिया यहाँ पे, तो हमारी ये ख्वाहिश होती है कि नंबर वन वो जो रिफ्लेक्शन है जो कि गैमा एल की फॉर्म में वापस इस साइड के ऊपर आएगी वो मिनिमम हो, एक बात। और दूसरी बात ये कि अगर कोई रिफ्लेक्शन आपके पास आ गई है तो वो डिवाइस के अंदर ना जाए। ठीक है। तो एम्पलीफायर डिज़ाइन के अंदर हम दो पैरामीटर्स को इम्पॉर्टेंट कंसिडर करते हैं। उसमें एक पैरामीटर होता है हमारा गैमा एस और एक पैरामीटर होता है हमारा गैमा एल। ठीक है। तो सारी की सारी जो एम्पलीफायर डिज़ाइनिंग है वो गैमा एस और गैमा एल की अप्रोप्रिएट सिलेक्शन के ऊपर होती है। जब एक दफ़ा हम गैमा एस को सिलेक्ट कर लेते हैं और गैमा एल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर हमारा काम ये होता है कि हम कोई भी एक जेनेरिक इम्पिडेंस मैचिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जो कि हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ी हैं। और हम फिर गैमा एस को कन्वर्ट करते हैं Z0 से मैच करवाने के लिए और इसी तरह यहाँ पे हम गैमा एल को कन्वर्ट करते हैं Z0 के साथ आउटपुट के ऊपर मैच करवाने के लिए। ठीक है। तो हमने ये देखा कि सबसे पहले गैमा एस और गैमा एल को सिलेक्ट करने के लिए हम ये देखते हैं कि एम्पलीफायर जो भी हमने ये ट्रांजिस्टर डिवाइस सेलेक्ट की है क्या ये हमारी डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर स्टेबल होगी या नहीं होगी। अगर इस डिवाइस की स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम होगा तो हम इस डिवाइस को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसको स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स तो हमने नहीं पढ़ी, लेकिन अगर हम इसको स्टेबलाइज नहीं भी करना चाहते तो हम क्या करेंगे, इस डिवाइस के स्टेबिलिटी सर्कल्स हम प्लॉट करेंगे और हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे रीजन्स हैं जिनके अंदर अगर हम गैमा एस और गैमा एल की वैल्यू सेलेक्ट करें तो हमारी डिवाइस एक स्टेबल डिवाइस के तौर पे या ओवरऑल सिस्टम एक बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट सिस्टम के तौर पे जो है वो बिहेव करेगा। तो ये काम हमारा सबसे पहला होता है। दूसरा काम हमारा ये है कि जब हमने गैमा एस और गैमा एल को हमने सेलेक्ट कर लिया या हमने रीजन्स डिफ़ाइन कर लिए तो फिर अब हम ये देखते हैं, अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर्स जो है वो डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहली टेक्निक या सबसे पहली टाइप
जो हमने एम्पलीफायर डिज़ाइन की देखी थी वो हमारे पास थी मैक्सिमम गेन के लिए एम्पलीफायर को डिज़ाइन करना, और उसमें हमारे लिए सिलेक्शन बहुत सिंपल होती है। हम गैमा एस को S11 के कॉन्जुगेट और गैमा एल को S22 के कॉन्जुगेट के ऊपर हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं या इसको मैच कर लेते हैं। ये जो गैमा एस इज़ इक्वल टू S11 का कॉन्जुगेट और गैमा एल इज़ इक्वल टू S22 का कॉन्जुगेट, उसमें एक स्ट्रॉन्ग एजम्पशन हमारे पास होती है, और वो एजम्पशन ये होती है कि हमारी ये डिवाइस जो है वो यूनिलैटरल डिवाइस के तौर पे बिहेव कर रही है। अगर ये हमारी डिवाइस यूनिलैटरल डिवाइस के तौर पे बिहेव नहीं करती तो फिर गैमा एस और गैमा एल की सिलेक्शन के लिए हम थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, तो गैमा एस को हम गैमा इन का कॉन्जुगेट जो कि S11 का कॉन्जुगेट है, तो अगर हमारे पास यूनिलैटरल डिवाइस नहीं है तो गैमा एस गैमा इन का कॉन्जुगेट है और गैमा एल जो है गैमा आउट का कॉन्जुगेट है। क्योंकि ये जो एस पैरामीटर्स लिए जाते हैं ये कंसिडर करके लिए जाते हैं कि इनपुट और आउटपुट 50 ओम्स के साथ मैच्ड हैं, लेकिन जब गैमा इन और गैमा आउट कैलकुलेट किए जाते हैं तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इनपुट और आउटपुट को आपस में मिक्स कर रही है उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इसमें केटर फॉर होते हैं। यहाँ पे ये दोनों इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन ये दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अब अगली टेक्निक जो हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि ठीक है, हमने मैक्सिमम गेन के लिए एम्पलीफायर को डिज़ाइन कर लिया, अब क्या हम इसके अलावा भी कोई और गेन वैल्यू अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते एम्पलीफायर डिज़ाइन के लिए। इसकी ज़रूरत हमारे पास क्यों आएगी? आपको याद होगा कि हमने ये देखा था कि अगर किसी एम्पलीफायर को हम मैक्सिमम पावर के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो इस बात का बहुत चांस होता है हमारे पास कि जो डिवाइस है वो नॉन लीनियरिटीज़ उसमें इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, और कुछ जो नॉन लीनियर इफ़ेक्ट्स हमने देखे हैं वो थर्ड ऑर्डर मॉड्यूलेशन प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास P1 dB कंप्रेशन पॉइंट नॉन लीनियरिटी को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे पास थर्ड ऑर्डर इंटरसेप्ट पॉइंट इस्तेमाल होता है, ठीक है, नॉन लीनियरिटी के इफ़ेक्ट्स को स्टडी करने के लिए। तो इसलिए कई दफ़ा हमारी ये रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हमारा जो एम्पलीफायर है वो मैक्सिमम पावर के लिए बिहेव ना करे, वो एक सर्टन गेन को अचीव करने के लिए इस्तेमाल हो, ताकि हमें एम्पलीफायर को सैचुरेशन रीजन के करीब ऑपरेट ना करना पड़े। क्योंकि अगर हम इसको सैचुरेशन रीजन के करीब ऑपरेट करेंगे तो फिर हमारे पास नॉन लीनियर इफ़ेक्ट्स आएंगे जिनसे हम बचना चाहते हैं या जिनको हम अवॉइड करना चाहते हैं। तो अगर हमने एक एम्पलीफायर को कांस्टेंट गेन के लिए डिज़ाइन करना है तो उसका क्या तरीक़ाकार है? उसका तरीक़ाकार ये है कि जिस तरह हमने स्टेबिलिटी सर्कल्स को प्लॉट किया है उसी तरह हम एक चीज़ है जो कि कहलाती है कांस्टेंट गेन सर्कल्स, उन कांस्टेंट गेन सर्कल्स को प्लॉट करते हैं और फिर उन गेन सर्कल्स को सामने रखते हुए हम गैमा एस और गैमा एल की अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ सेलेक्ट करते हैं। अगेन मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि एम्पलीफायर डिज़ाइन में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ गैमा एस एंड व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ गैमा एल। इसको कैसे सेलेक्ट किया जाए, ताकि क्योंकि गैमा एस और गैमा एल की वैल्यूज़ के लिए फिर आपने एक इनपुट इम्पीडेंस मैचिंग नेटवर्क और रिस्पेक्टिवली एक आउटपुट इम्पीडेंस मैचिंग नेटवर्क जो है वो डिज़ाइन करना है। अब कांस्टेंट गेन सर्कल्स के लिए जो टेक्निक हमारी बुक में बताई गई है उसमें ये अजम्पशन ली गई है कि जिन डिवाइसेस के साथ हम काम करेंगे वो यूनिलैटरल डिवाइसेस होंगी, जिसका मतलब ये हुआ कि S12 की वैल्यू ज़ीरो होगी। ओके, S12 की वैल्यू ज़ीरो होगी या नहीं होगी ये डिवाइस की डेटा शीट के ऊपर या उसके एस पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल S12 की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के बहुत करीब है, तो स्टिल क्या आप ये अजम्पशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते? इस बात का ताल्लुक़ या इस बात का तयन होता है एक क्राइटेरिया से जो कि कहलाता है यूनिलैटरल फिगर ऑफ मेरिट क्राइटेरिया, जिसको हम यू बोलते हैं। ठीक है, जो यू है यूनिलैटरल फिगर ऑफ मेरिट, वो कैलकुलेट होता है एस पैरामीटर्स के ज़रिए से, और ये हमें क्या बताता है
जो यू है, ये क्राइटेरिया आगे हमें ये बताता है कि से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डिवाइस को यूनिलैटरल डिवाइस कंसिडर करते हैं तो मैक्सिमम जो गेन हमें उस डिवाइस से मिल सकेगा वो GTU होगा। ठीक है, अगर हम उस डिवाइस को यूनिलैटरल डिवाइस के तौर पे ट्रीट नहीं करते तो जो गेन हमें मिलेगा वो GT होगा। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज़ अगर S12 की वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर नहीं होंगी। ठीक है, तो क्या हम S12 इज़ इक्वल टू ज़ीरो की अजम्पशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, वो डिपेंड करता है इस रेशो के ऊपर। हम इस रेशो को कैलकुलेट करते हैं और उस रेशो की जो बाउंड्री डिफ़ाइन की गई है वो इस पैरामीटर और यानी उसका जो लोअर बाउंड है वो ये है और उसका जो अपर बाउंड है वो ये है, जहाँ पे U जो है वो यूनिलैटरल फिगर ऑफ मेरिट है। ये हमें ये बताता है कि जो डिफरेंस ऑफ गेन है वो मैक्सिमम किस रेंज के अंदर लाई करेगा। अगर ये रेंज फ्यू टेंथ्स ऑफ अ डीबी के अंदर है, यानी अगर ये 1 डीबी से कम है, 0.1 डीबी, 0.2 डीबी, 0.3 डीबी, 0.9 डीबी, अगर ये 1 डीबी से कम है ये वाली रेंज, तो फिर हम डिवाइस को यूनिलैटरल डिवाइस के तौर पे अज्यूम कर सकते हैं और यही टेक्निक जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर डिज़ाइनिंग एन एम्पलीफायर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम ये टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हम इसी टेक्निक को फॉलो करेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। और इसका एक तरीका ये भी है कि जब आप डिवाइस सेलेक्ट कर रहे हैं तो इफ़ यू फाइंड अ गुड डिवाइस दैट इज़ फिटिंग योर क्राइटेरिया, तो आप ये वाला जो एस्टिमेशन है या इस क्राइटेरियन को आप रन करके देखें। और अगर आपकी डिवाइस जो कि आपने सेलेक्ट की है इस क्राइटेरियन को फॉलो नहीं करती या उसके अंदर लाई नहीं करती, तो प्रॉबेबली यू कैन गो अहेड एंड सेलेक्ट अनदर डिवाइस जो कि इस क्राइटेरियन को फॉलो करती है। ठीक है, तो फिर उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप इसी टेक्निक को जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पलीफायर डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। ये टेक्निक आगे एक एग्ज़ाम्पल में इस्तेमाल भी होगी, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। बहरहाल, तो हम करते क्या हैं, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या हम S12 की अजम्पशन को ले सकते हैं या नहीं ले सकते। एक बात हो गई, अगर हमने S12 इज़ इक्वल टू ज़ीरो की अजम्पशन को ले लिया या वो हमारे लिए ट्रू है, तो उसके बाद अब अगला काम ये है कि हमें कांस्टेंट गेन सर्कल्स ऑफ सोर्स साइड एंड गेन सर्कल्स ऑफ लोड साइड वो हमें प्लॉट करने हैं। तो उसको हम कैसे करते हैं, जो अभी मैंने आपको पीछे तस्वीर दिखाई थी यहाँ कहीं, सॉरी जी, ये जो मैंने आपको ये तस्वीर दिखाई थी इसमें अगर आप देखिए तो ओवरऑल जो एम्पलीफायर का गेन है, इफ़ यू रिमेंबर, हमने इसको डिवाइड किया था तीन सेक्शंस में, गैमा एस, गैमा नॉट एंड गैमा एल। और ये तीनों जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये ओवरऑल एम्पलीफायर का ट्रांसड्यूसर गेन बनाते हैं, विच इज़ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट कितनी पावर आपने इनपुट की और कितनी पावर आपको लोड के ऊपर मिल गई। जी एस और जी एल उसके जब हमने ओवरऑल गेन कैलकुलेट किया था तो हमें पता चला था कि जी एस इज़ इक्वल टू दिस एंड जी एल इज़ इक्वल टू दिस, और जी नॉट जो है वो डिवाइस का स्टैंडर्ड S21 का पैरामीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज नाउ डिवाइस इज़ द यूनिलैटरल डिवाइस, तो गैमा इन इज़ इक्वल टू S11 एंड गैमा टू इज़ S22। फर्दर ऑन, अगर हम मैक्सिमम गेन की बात करें तो गैमा एस विल बी S11 का कॉन्जुगेट एंड गैमा एल विल बी S22 का कॉन्जुगेट। तो इन्हीं दोनों फार्मूलाज को हमने कन्वर्ट कर लिया इन दो रिलेशंस में बाय सब्सटीट्यूटिंग गैमा एस इज इक्वल टू S11 का कॉन्जुगेट एंड गैमा एल इज इक्वल टू S22 का कॉन्जुगेट। जब हमने ये काम किया तो हमने यहाँ से नॉर्मलाइज्ड गेन्स डिटर्मिन कर लिए, विच इज़ जी एस डिवाइडेड बाई जी एस मैक्सिमम एंड जी एल डिवाइडेड बाई जी एल मैक्सिमम। ये काम हमने क्यों किया, ये काम हमने इस वजह से किया ताकि जो भी नॉर्मलाइज्ड वैल्यू होगी विच इज़ लेस दैन वन वो स्मिथ चार्ट के अंदर प्लॉट हो सकेगी। फर्दर ऑन, अगर हम जी एस की इक्वेशन को लेके चलें, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें और फिर फर्दर उस इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो हमें ये पता चलता है कि ये जो जी एस की इक्वेशन है, नॉर्मलाइज्ड गेन की इक्वेशन,
ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका मतलब ये हुआ कि हम इस इक्वेशन को गैमा एस प्लेन में, जो कि हमारा स्मिथ चार्ट का प्लेन है, उसमें हम प्लॉट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ अ सर्कल, जहाँ पे ये वैल्यू सर्कल का सेंटर होगी और ये वैल्यू सर्कल का रेडियस होगी। तो हमारे पास सोर्स साइड का जो सर्कल है, गेन सर्कल, उसका ये सेंटर है और ये उसका रेडियस है। इसी तरह हमारे पास जो लोड साइड है, अगर हम GL की इक्वेशन को लेके आगे चलें तो लोड साइड का भी हमारे पास सर्कल का सेंटर और उसका रेडियस हमारे पास आ जाता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप देखिए तो GS की जो वैल्यू है वो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, चलें इसको आगे हम एग्जांपल शुरू करते हैं, फिर उसके बाद मैं ये बात करता हूँ जो कहने जा रहा हूँ। तो लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ एम्पलीफायर डिज़ाइन और एंड लेट अस सी कि ये वैल्यूज़ हमारे पास कैसे इस्तेमाल हो सकती हैं। ओके, हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है कि वी नीड टू डिज़ाइन एन एम्पलीफायर दैट हैज़ टू हैव अ गेन ऑफ 11 dB एट 4 GHz, और रिक्वायरमेंट ये है कि हमने गेन सर्कल्स प्लॉट करने हैं फॉर GS इज़ इक्वल टू 2 dB एंड 3 dB, GL इज़ इक्वल टू 0 dB एंड 1 dB, और फिर हमें रिटर्न लॉस को भी कैलकुलेट करना है फ्रॉम 3 GHz टू 5 GHz, इसको हमें प्लॉट करना है। ठीक है, जो डिवाइस है उसकी डेटा शीट आपके सामने गिवन है, और यहाँ पे हमारे लिए एक आसान बात ये है कि दिस डिवाइस इज़ अ यूनिलैटरल डिवाइस, S12 की वैल्यू इज़ इक्वल टू 0 है। बिकॉज डिवाइस इज़ अ यूनिलैटरल डिवाइस, हमारे पास जो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है वो भी सिंप्लीफाई हो जाता है। S11 की वैल्यू शुड बी लेस दैन 1 एंड S22 की वैल्यू भी शुड बी लेस दैन 1। तो हमारे पास डिवाइस जो है वो अनकंडीशनली स्टेबल है। वी डू नॉट नीड टू प्लॉट स्टेबिलिटी सर्कल्स फॉर दिस डिवाइस एज वेल, बिकॉज डिवाइस इज़ अनकंडीशनली स्टेबल। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा स्मिथ चार्ट जो है वो हमारा स्टेबल रीजन के अंदर लाई करता है, और हम पूरे के पूरे स्मिथ चार्ट पे कहीं पे भी गैमा एस और गैमा एल की वैल्यू हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें अगला काम यह है कि हमें कांस्टेंट गेन सर्कल्स प्लॉट करने हैं। कांस्टेंट गेन सर्कल्स के लिए अगर आप देखिए तो हमें वैल्यूज़ जो रिक्वायर्ड हैं वो GS है और S11 है। ठीक है, S11 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, और ये काम हम 4 GHz के लिए करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमारी सेंटर फ्रीक्वेंसी और उसी पे हमें 11 dB का गेन चाहिए। लेकिन हमें GS की वैल्यू रिक्वायर्ड है। GS की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगी? GS की वैल्यू हमारे पास आती है यहाँ से। ठीक है, अगर आप इस फार्मूला को देखिए तो यहाँ पे हमारे पास गैमा एस की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन गैमा एस की वैल्यू अननोन है, और सारी एक्सरसाइज का मकसद ही ये है कि हम गैमा एस या गैमा एल को डिटर्मिन कर सकें। तो हम क्या करेंगे, जी एस, एक और बात जो हमारे सामने है वो ये कि जी एस इज़ इक्वल टू जी एस ओवर जी एस मैक्सिमम। ये वाली जो जी एस की वैल्यू है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि उन्होंने हमें ये कहा है कि आप गेन सर्कल्स प्लॉट करें फॉर जी एस इज़ इक्वल टू 2 dB एंड जी एस इज़ इक्वल टू 3 dB। तो जी एस की एक वैल्यू 2 dB होगी और जी एस की एक वैल्यू 3 dB होगी। जी एस मैक्सिमम के लिए हम क्या करें, जी एस मैक्सिमम हमारा कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से, और S11 की मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्योंकि हमें अवेलेबल है तो जी एस मैक्सिमम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको, इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए अगर आप देखिए तो ये चार वैल्यूज़ आपके पास आई हैं। जी एस की वैल्यू अगर 3 dB हो तो नॉर्मलाइज्ड जी एस इज़ इक्वल टू दिस, उससे हमारे पास जो सर्कल का सेंटर निकलता है वो ये निकलता है, और हमारे पास जो सर्कल का रेडियस निकलता है वो ये निकलता है। अगेन जी एस 2 dB के लिए सेंटर हमारे पास ये निकलता है, रेडियस ये निकलता है। जी एल के लिए भी इसी तरह से है, और जी एल 1 dB 0 dB इन दोनों के लिए इस तरह से है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो मैक्सिमम जी एस है वो 3.6 dB है, मैक्सिमम जी एल 1.9 dB है। जो हमारे पास ट्रांजिस्टर का अपना गेन है, यूनिलैटरल गेन यानी खाली ट्रांजिस्टर का जी नॉट, वो 8 dB है। अगर आप इन तीनों गेन्स को ऐड करें तो इसका मतलब है यू गेट 13.5 dB। तो अगर आप इस एम्पलीफायर को बनाते फॉर मैक्सिमम गेन
कॉन्जुगेट मैचिंग के लिए तो आपको 13.5 dB का गेन मिल रहा होता। लेकिन क्योंकि लॉ ऑफ फिज़िक्स आपको ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो इसका मतलब ये हुआ कि सम फॉर्म ऑफ एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अचीव दिस मच गेन। उस एनर्जी को थोड़ा कंजर्व करने के लिए या थोड़ा उसको बचाने के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है 11 dB के लिए, हम उसके लिए एम्पलीफायर को डिज़ाइन करेंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास 2.5 dB का मार्जिन अवेलेबल है। हम 2.5 dB लेस पावर के ऊपर एम्पलीफायर को ऑपरेट कर सकते हैं। और एंड 2.5 dB फ्रेंकली इज़ टू मच, क्योंकि 3 dB को अगर आप लीनियर में कन्वर्ट करें तो इट इज़ 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि रफली हम हाफ पावर के ऊपर एम्पलीफायर को ऑपरेट कर रहे होंगे एज अपोज टू अगर हम 13.5 dB का हमें गेन चाहिए होता। ओके, अब जब हमने ये जो गेन सर्कल्स हैं इनके लिए जब हमने रेडियस और सेंटर हमने इवेल्युएट कर लिया और जब हमने इसको स्मिथ चार्ट के ऊपर प्लॉट किया तो हमारे पास 3 dB का गेन सर्कल ये आया, 2 dB का गेन सर्कल हमारे पास ये आया। इसी तरह लोड साइड के ऊपर 0 dB का गेन सर्कल ये आया और 1 dB का गेन सर्कल हमारे पास ये आया। इसमें अब अगर हम सोर्स साइड की बात करें तो इस पूरे के ऊपर अगर हम गैमा एस कहीं पे भी सिलेक्ट कर लें तो उसकी वैल्यू 3 dB, यानी जो गेन हमारे पास आएगा वो 3 dB आएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी हम कहीं पे भी हम अगर गैमा एस की वैल्यू सेलेक्ट कर लें तो हमारे पास जो गेन आएगा वो 2 dB आएगा। लेकिन गैमा की कौन सी वैल्यू हम सेलेक्ट करें इस पूरे के ऊपर जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी या आसानी हमारे लिए क्रिएट करेगी, वो वैल्यू हम कैसे डिटर्मिन करें। इस वैल्यू को डिटर्मिन करने का ये तरीका है कि अगर आप देखिए ये आपका जो पॉइंट है दरमियान में, दिस इज़ S11 का जो कॉन्जुगेट है दैट इज़ एट दिस पॉइंट। ठीक है, जो S11 का कॉन्जुगेट है अगर आप इसको मार्क करें यहाँ पे इस पॉइंट को जो कि रफली कहीं 120 डिग्रीज़ के ऊपर है, एस पैरामीटर की जो डेटा शीट है वहाँ से हमें पता चल रहा है। और इस पॉइंट को अगर आप सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट से मिलाएं तो आपके पास दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इसका मतलब ये हुआ कि दिस कैन बी द वैल्यू ऑफ गैमा एस दैट यू हैव टू सेलेक्ट एंड दिस इज़ अनदर वैल्यू ऑफ गैमा एस दैट यू हैव टू सेलेक्ट। क्योंकि हमें ये बात पता है कि यहाँ से अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उस पूरे के पूरे सर्कल के ऊपर गैमा एस कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगेन यहाँ से अगर आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो पूरे के ऊपर गैमा एस जो है वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि गैमा का जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का मैग्नीट्यूड है वो उसके ऊपर कांस्टेंट होगा। तो बहरहाल इसी तरह S22 का कॉन्जुगेट यहाँ सेंटर पे आ रहा है, इसको जब स्मिथ चार्ट के सेंटर से मिलाएं तो आपके पास एक पॉइंट ये बनता है, एक पॉइंट ये बनता है। अब ये वाला पॉइंट आप सेलेक्ट करेंगे या ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे गैमा एस के लिए, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। देखें हमारे पास ओवरऑल 11 dB को अचीव करने के एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बनते हैं। किस तरह से, अगर आप गैमा एस को सिलेक्ट कर लें 2 dB, डिवाइस का गेन है हमारे पास 8 dB, तो 2 + 8 = 10। वी आर 1 dB शॉर्ट दैट वी हैव टू गेट फ्रॉम द लोड साइड। तो अगर आप इसको 2 dB को सिलेक्ट करेंगे तो देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस इनर सर्कल जो कि आपको 1 dB का गेन प्रोवाइड करेगा। ओके, अगर आप सोर्स की साइड पे 3 dB को सिलेक्ट कर लेते हैं तो 8 + 3 इज़ ऑलरेडी 11। तो यू डू नॉट नीड टू डिफाइन एनी गेन एट द लोड साइड, और एतफाक से द पॉइंट जो 0 dB का गेन सर्कल है दिस इज़ पासिंग द 50 ohms पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू वुड नॉट बी डिफाइनिंग एनी इम्पिडेंस मैचिंग नेटवर्क व्हाटसोएवर ऑन द आउटपुट साइड। आप अगर उसको डायरेक्टली 50 ohms के साथ भी कनेक्ट कर देंगे तो दैट वुड बी ओके। ठीक है, लेकिन इस एग्ज़ाम्पल में इन्होंने जो सेलेक्ट किया है वो ये सेलेक्ट किया है कि गैमा एस की वैल्यू ये ली है और गैमा एल की वैल्यू ये ली है। ठीक है, जो मुझे इस बात की समझ लगती है वो ये कि हमें अपने एक्सपीरियंस से ये पता है कि जितना हम स्मिथ चार्ट में 50 ohms से दूर जाते हैं
उतना नंबर वन हमारा जो इम्पिडेंस मैचिंग नेटवर्क होता है वो उतना डिफ़िकल्ट होता है या उतना कॉम्प्लेक्स होता है, नंबर वन। नंबर टू बात ये कि जितना हम दूर जाते हैं जो हमारा इम्पिडेंस मैचिंग नेटवर्क होता है वो उतना ज़्यादा वेवलेंथ डिपेंडेंट होता है। मसलन अगर आप कहीं यहाँ से यूनिट सर्कल के ऊपर आते हैं तो जो आपको वेवलेंथ चाहिए होगी या जो आपको स्टब का डिस्टेंस चाहिए होगा वो मोर लैम्डा होगा एज अपोज टू अगर आप कहीं यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यू विल बी ट्रैवलिंग लेस डिस्टेंस, यहाँ पे यू विल बी ट्रैवलिंग more distance. I don't know whether I'm saying it correct or not. Number of wavelengths, number of degrees में तो वो सेम होगा लेकिन number of wavelengths में वो यहाँ से लेके यहाँ तक लैम्डा बाई 2 होगा। तो बहरहाल हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जितना आप दूर जाते हैं उतना ज़्यादा आपका इम्पिडेंस मैचिंग नेटवर्क प्रॉब्ली नैरो बैंड होता है। ठीक है, इस बात को वेरीफाई किया जा सकता है। अभी मेरे यानी मैं अपने जहन में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन उसको वेरीफाई आप कर सकते हैं बाय ड्राइंग बोथ पॉसिबल ऑप्शंस। तो बहरहाल इफ़ वी सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड सेलेक्ट दिस पॉइंट, तो जो इम्पिडेंस मैचिंग नेटवर्क हमारे पास आता है दिस इज़ व्हाट वी गेट ऑन द सोर्स साइड एंड दिस इज़ व्हाट वी गेट ऑन द लोड साइड। और अगर आप इसको फिर प्लॉट कीजिए सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द गेन एंड दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द रिटर्न लॉस ऑफ द ओवरऑल एम्पलीफायर। और आप ये देखिए कि ऑल्दो के 4 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर इट इज़ गिविंग यू एन 11 dB गेन, maximum gain it is giving you somewhere before 4 gigahertz. ठीक है, so this is how we design an amplifier for constant gain, and this is how we select gamma S and gamma L, and then after selecting appropriate values of gamma S and gamma L, we can design an impedance matching network using either L network, single stub, double stub, whatever impedance matching tuning टेक्निक हमें पसंद हो या जिससे हम कंफर्टेबल हो उससे हम ये काम कर सकते हैं। ओके, जो लास्ट बिट है हमारे पास दैट इज़ टू डिज़ाइन एन एम्पलीफायर एज अ लो नॉइज़ एम्पलीफायर। लो नॉइज़ एम्पलीफायर के अंदर हमारे पास रिक्वायरमेंट कोई भी तरह का गेन अचीव करना नहीं होती, ऑल्दो कि हमें एक रीज़नेबल गेन चाहिए होता है, लेकिन वहाँ पे हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है टू अचीव अ सर्टन नॉइज़ फिगर। ठीक है, लो नॉइज़ एम्पलीफायर्स को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, जिस तरह हमने अभी देखा कि हम कांस्टेंट गेन सर्कल्स को प्लॉट करते हैं, तो इसी तरह हमारे पास एक टेक्निक होती है विच इज़ कॉल्ड कांस्टेंट नॉइज़ सर्कल्स। तो फॉर डिज़ाइनिंग एन एम्पलीफायर टू हैव अ लो नॉइज़ फिगर वी डिज़ाइन एन एम्पलीफायर यूजिंग कांस्टेंट नॉइज़ सर्कल्स। और वो टेक्निक क्या है उसको हम देखते हैं। तो अगर हमें 2 पोर्ट एम्पलीफायर हमारे पास हो तो उसका जो ओवरऑल नॉइज़ फिगर है दैट इज़ डिक्टेटेड बाय दिस एक्सप्रेशन। दिस इज़ दी मिनिमम नॉइज़ फिगर। और ये मिनिमम नॉइज़ फिगर हमें कब मिलता है, अगर हम एम्पलीफायर को डिज़ाइन करें सो दैट हमारी जो सोर्स की एडमिटेंस है वो इक्वल हो जाए ऑप्टिमम एडमिटेंस ऑफ द एम्पलीफायर से। ठीक है, ऑप्टिमम, व्हेन आई से ऑप्टिमम एडमिटेंस, तो बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट सोर्स साइड, तो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्टिमम एडमिटेंस ऑफ द इनपुट ऑफ द एम्पलीफायर या ऑप्टिमम इनपुट एडमिटेंस ऑफ द एम्पलीफायर। तो यहाँ पे गैमा एस और जो वाई एस और वाई ऑप्टिमम है ये एक दूसरे के बराबर अगर होंगे तो हमें ये सारा एक्सप्रेशन ज़ीरो के इक्वल होगा और हमें मिनिमम नॉइज़ फिगर जो है वो मिल जाएगा। अब ये जो एडमिटेंस है हमारी, ये ऑफ कोर्स इम्पिडेंस का इन्वर्स है, हमें ये बात पता है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें तो जो एडमिटेंस है ये सिर्फ सोर्स साइड की जो एडमिटेंस है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर है। क्योंकि जब हमने नॉइज़ को पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि जो आउटपुट नॉइज़ होती है वो इनपुट नॉइज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है।
और जो एम्पलीफायर है वो ना सिर्फ इनपुट नॉइज़ को आउटपुट नॉइज़ में कन्वर्ट कर रहा होता है बल्कि उसको एम्पलीफाई भी कर रहा होता है। तो अगर हमारी इनपुट के ऊपर नॉइज़ जो है वो कंट्रोल्ड है तो हमारी आउटपुट के ऊपर नॉइज़ भी कंट्रोल्ड होगी। ठीक है, जो ये पैरामीटर होता है ये एम्पलीफायर की डेटा शीट में हमारे पास गिवन होता है। तो इस ओवरऑल एक्सप्रेशन में अगर आप देखिए तो जो वाई एस है दिस इज़ द सोर्स एडमिटेंस, वाई ऑप्टिमम इज़ द ऑप्टिमम सोर्स एडमिटेंस दैट रिजल्ट्स इन मिनिमम नॉइज़ फिगर। एफ मिन जो है वो मिनिमम नॉइज़ फिगर है, वो कब मिलेगी अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो जाएंगी। आर एन जो है वो इक्वलेंट नॉइज़ रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर है। जिस तरह इक्वलेंट नॉइज़ टेम्परेचर को डिटरमिन किया जा सकता है बाय यूजिंग अ कैलिब्रेटेड नॉइज़ सोर्स, तो इसी तरह इक्वलेंट नॉइज़ रेजिस्टेंस को भी डिटरमिन किया जा सकता है बाय यूजिंग अ कैलिब्रेटेड नॉइज़ सोर्स। और जो जी एस है हमारे पास दैट इज़ द रियल पार्ट ऑफ द सोर्स एडमिटेंस जो कि यहाँ से आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि क्योंकि पिछले जो टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं उसमें हम ये कहते हैं कि हम गैमा एस और गैमा एल को हम सिलेक्ट करना चाहेंगे, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज वाई एस एंड वाई ऑप्टिमम हम इनको गैमा एस में और गैमा ऑप्टिमम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो एडमिटेंस है बिकॉज दैट इज़ वन ओवर इम्पिडेंस, और उसके बाद हम इसको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स के साथ स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं। इसी तरह ये सोर्स की साइड है, ये हमारे पास उसकी उसी तरीके से जो ऑप्टिमम वैल्यू है, तो यहाँ पे गैमा एस आ गया और यहाँ पे हमारे पास गैमा ऑप्टिमम आ गया। ठीक है जनाब, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्मिथ चार्ट पे गैमा एस की वैल्यू ऐसे पॉइंट पे सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे गैमा ऑप्टिमम अवेलेबल है हमारे पास, और फिर उसके लिए हम एक इनपुट इम्पीडेंस मैचिंग नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं, तो हम इस पॉइंट के ऊपर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो फिर हमारा जो नॉइज़ फिगर होगा वो मिनिमम नॉइज़ फिगर होगा। लेकिन इज़ इट ऑलवेज नेसेसरी टू डिज़ाइन एन एम्पलीफायर फॉर अ मिनिमम नॉइज़ फिगर या नो, ये आगे हम एक एग्जांपल देखते हैं और उससे हमें पता चल जाएगा फर्दर ऑन ये कि ये जो इक्वेशन है इसको अगर आप अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, उसमें कुछ सब्सटीट्यूशंस करें, थोड़ी वैल्यूज़ को ऊपर नीचे करें, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है in the equation of a circle. Again this is the radius of the circle, sorry this is the radius of the circle and this is the center of the circle. यहाँ पे अगर आप देखिए तो जो एक पैरामीटर है n which is an important parameter that is called noise figure parameter, और इसकी जो वैल्यू है that is equal to this, और again this is based on the difference between gamma s and gamma optimum, जैसे कि वाई एस और वाई ऑप्टिमम के डिफरेंस के ऊपर ये डिटरमिन होता है कि आपकी नॉइज़ फिगर सबसे कम होगी, मिनिमम अचीवेबल होगी, या थोड़ी सी उससे ज़्यादा होगी। तो एक एग्जांपल देखते हैं टू मेक थिंग्स अ लिटिल क्लियर। हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हमें एक एम्पलीफायर डिज़ाइन करना है। ठीक है, और उसके पैरामीटर्स अवेलेबल हैं हमें। ठीक है, जब इनिशियली हमने उसको बाइस किया तो हमने मिनिमम नॉइज़ फिगर के लिए किया। जब हमने मिनिमम नॉइज़ फिगर उसका देखा तो वो 1.6 dB आया। जो हमारे पास गैमा ऑप्टिमम की वैल्यू आई वो 0.62 आई, और आर एन की वैल्यू हमारे पास 20 ओम्स थी, और जो एस पैरामीटर्स हमारे पास हैं वो इसके गिवन हैं। हमें करना ये है कि हमें डिवाइस को डिज़ाइन करना है एज अ लो नॉइज़ एम्पलीफायर, और उसमें हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो नॉइज़ फिगर हमें रिक्वायर्ड है वो 2 dB चाहिए, और उसके साथ साथ जितना भी इस 2 dB को मेंटेन रखते हुए जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल गेन है वो हम लेना चाहेंगे इस डिवाइस से। ठीक है, या एम्पलीफायर का जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल गेन है उसको हम अचीव करना चाहेंगे। लेकिन जो नॉइज़ फिगर है उसका क्राइटेरिया जो मिनिमम उन्होंने बताया वो 1.6 है, तो हम 2 dB तक अफोर्ड कर सकते हैं एज़ पर दिस एग्ज़ाम्पल। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ठीक है, सोर्स की साइड की तो बात हो गई कि गैमा एस हम सेलेक्ट कर सकते हैं नॉइज़ सर्कल की बेसिस के ऊपर या गैमा ऑप्टिमम की बेसिस के ऊपर। ठीक है, लेकिन क्या हम लोड की साइड का हम क्या करेंगे?
तो लोड की साइड पे क्योंकि हमें मैक्सिमम गेन चाहिए, तो लोड की साइड जो है वो नॉइज़ को इफ़ेक्ट नहीं करती, तो जो लोड की साइड है उसको हम डायरेक्टली कॉन्जुगेट मैचिंग अप्लाई करके वहाँ पे हम मैक्सिमम गेन के लिए उसको डिज़ाइन कर लेंगे, और जो सोर्स की साइड है उसको हम मिनिमम नॉइज़ के लिए डिज़ाइन करेंगे। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको अगर देखिए तो डिवाइस का जो S12 है दैट इज़ 0.05, इट इज़ क्लोज टू ज़ीरो बट इट इज़ नॉट एक्चुअली इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहला काम हमें स्टेबिलिटी देखनी है। जब हमने इसको देखा तो के की वैल्यू 2.78 है, डेल्टा की वैल्यू 0.37 है, डिवाइस अनकंडीशनली स्टेबल है, के डेल्टा टेस्ट पास हो रहा है। फिर अगला काम हमने ये किया कि बिकॉज वी वांट टू अज्यूम दिस डिवाइस एज टू बी अ यूनिलैटरल डिवाइस, वो हम आगे देखते हैं कि क्यों हम इसको यूनिलैटरल के तौर पे अज्यूम करना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल हम इसको हमने यूनिलैटरल फिगर ऑफ मेरिट कैलकुलेट किया, और हमने जब इसकी बाउंड्स को स्टडी किया तो हमें ये पता चला कि अगर हम इसको यूनिलैटरल एज्यूम कर लेते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंस इन गेन आएगा थ्योरेटिकल और एक्चुअल अचीवेबल में, वो प्लस माइनस 0.5 dB का होगा। क्योंकि ये वैल्यू 1 dB से कम है तो इसलिए हम इस डिवाइस को यूनिलैटरल डिवाइस के तौर पे अज्यूम कर सकते हैं। अगला काम क्या है कि हमने नॉइज़ फिगर पैरामीटर हमने कैलकुलेट किया। जब हमने ये काम किया तो दिस इज़ व्हाट डू वी गेट, और जो तो दिस इज़ द नॉइज़ फिगर पैरामीटर। इसको इस्तेमाल करते हुए जब हमने सेंटर ऑफ द नॉइज़ सर्कल कैलकुलेट किया तो वो ये आया, और रेडियस ऑफ द नॉइज़ सर्कल को जब हमने कैलकुलेट किया तो वो हमारे पास ये आया। नाउ उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये किया कि हमने GS की डिफरेंट वैल्यूज़ लेके गेन के कांस्टेंट सर्कल्स भी हमने प्लॉट किए। ये काम हमने क्यों किया ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगर आप देखिए तो ये हमारा नॉइज़ सर्कल है जिसको हमने प्लॉट किया, ठीक है। एक सबसे आसान तरीका, अब सवाल ये है कि हमें गैमा एस की वैल्यू को सिलेक्ट करना है कि गैमा एस की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ठीक हो गया। सबसे आसान तरीका ये है कि हम इस पॉइंट के ऊपर गैमा एस की वैल्यू को ले लें, गैमा एस इज इक्वल टू गैमा ऑप्टिमम ले लें, और एक इम्पिडेंस मैचिंग नेटवर्क डिज़ाइन कर लें, ठीक हो गया। इससे हमें 1.6 dB का हमें नॉइज़ फिगर तो मिल जाएगा, लेकिन क्या ये मैक्सिमम गेन जितना भी पॉसिबल हम इस डिवाइस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या वो हमें देगा या नहीं देगा, जबकि हमें ये रिलैक्सेशन अवेलेबल है कि हम 2 dB नॉइज़ फिगर तक जा सकते हैं। जो 2 dB नॉइज़ फिगर का सर्कल है उसका मतलब ये है कि वी कैन सेलेक्ट गैमा एस एट एनी ऑफ दिस, यानी उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अगेन से फॉर एग्जांपल इफ़ आई डिसाइड to pick up gamma s at this point, तो अगेन आई डू नॉट नो कि उसकी का क्या गेन होगा जो मुझे उसके आउटपुट के ऊपर, एम्पलीफायर के आउटपुट के ऊपर मिल रहा होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने साथ में कुछ रैंडम वैल्यूज़ के गेन सर्कल्स भी ड्रॉ कर लिए, जिसमें मैंने 1 dB ले लिया, 1.5 dB ले लिया, 1.7 dB ले लिया, आप 2 dB 3 dB ले सकते हैं। जब मैंने 1 dB के लिए प्लॉट किया, 0 dB ऑफ कोर्स यहाँ से कहीं पास करेगा। जब मैंने 1 dB के लिए उसको प्लॉट किया तो मुझे ये पता चला कि दिस इज़ द गेन सर्कल। जब मैंने 1.5 dB के लिए किया तो दिस इज़ व्हाट डिड आई गेट। जब मैंने 1.7 के लिए किया तो ये मुझे मिल गया। अब आप ये देखिए कि अगर मैं इन गेन सर्कल्स का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे ये पता चला कि अगर मैं गैमा एस की वैल्यू यहाँ पे कहीं पे भी ले सकता हूँ। अगर मैं इस पॉइंट पे लेता हूँ तो ना सिर्फ मेरा नॉइज़ फिगर इज इक्वल टू 2 dB होगा, बल्कि मुझे जो सोर्स साइड का गेन होगा वो मुझे 1 dB मिल जाएगा। अगर मैं वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ तो नॉइज़ फिगर मेरा मेंटेन रहेगा, लेकिन मेरा ओवरऑल एम्पलीफायर का गेन 0.5 dB इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि जो सोर्स का गेन है दैट इज़ नाउ 1.5 dB। अगर मैं अपना गैमा एस की वैल्यू यहाँ पे ले लेता हूँ तो फर्दर ऑन 0.2 dB का गेन और मेरा बढ़ गया। नाउ इन दी सोर्स साइड आई एम गेटिंग 1.7 dB, जिसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल जो एम्पलीफायर का गेन है वो अब
आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा मेरे पास मार्जिन है कि मैं उसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ। और इसको अगर फर्दर देखिए इन तीनों सिलेक्शंस के लिए व्हाट ही हैज़ टोल्ड अस कि जी एल का जो गेन मैक्सिमम अचीवेबल है दैट इज़ 1.25 dBs, जो ट्रांजिस्टर का गेन है दैट इज़ 5.58 dBs। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो नाउ यू हैव थ्री ऑप्शंस, 1 dB, 1.5 dB एंड 1.7 dBs। अगर आप 1.7 dBs लेते हैं तो यू गेट 8.53 dBs विच इज़ द मैक्सिमम गेन जो कि आपको कहा भी गया है। इफ़ you get 1.5 dBs तो you will get 8.5 dBs, सॉरी 8.33 dBs, आपका 0.2 dBs उसमें से निकल जाएगा। और अगर आप 1 dB का लेते हैं गेन सर्कल तो उसमें 0.7 यानी यू विल गेट समवेयर 7.8 के ऊपर आपको ओवरऑल गेन मिलेगा। तो बाय अप्रोप्रिएटली सेलेक्टिंग, और आपको उससे कोई फ़ायदा कुछ नहीं होगा क्योंकि जो नॉइज़ फिगर है वो आपका 2 dB ही रहेगा। तो वाई नॉट कीप द नॉइज़ फिगर एट 2 dB लेकिन सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ अ गेन विच इज़ गिविंग यू अ हायर गेन वैल्यू। तो इसी वजह से हमने साथ में इन पैरेलल गेन सर्कल्स को भी ड्रॉ कर लिया जस्ट टू सी, गेन सर्कल्स को ड्रॉ कर लिया जस्ट टू सी कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम अचीवेबल वैल्यू ऑफ द गेन आउट ऑफ दिस लो नॉइज़ एम्पलीफायर। तो जब हमने ये काम किया तो दिस इज़ आवर गैमा एस नाउ। गैमा एल को हमने कॉन्जुगेट मैचिंग के लिए डिज़ाइन कर लिया। तो गैमा एस के लिए फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स यू कैन डिज़ाइन एन इम्पीडेंस मैचिंग नेटवर्क, और जब आप उसको करेंगे तो दिस इज़ हाउ योर एम्पलीफायर इज़ गोइंग टू लुक लाइक। सो नाउ दिस इज़ द डिज़ाइन ऑफ अ लो नॉइज़ एम्पलीफायर जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास ये नहीं है दैट वी वांट टू अचीव अ मैक्सिमम गेन, लेकिन वी वांट टू अचीव whatever is possible gain out of it, maximum possible gain out of it, लेकिन the criteria is कि we want to keep the noise figure to a minimum level। तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं एंड दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट वी वर टू स्टडी फ्रॉम द एम्पलीफायर डिज़ाइन। एंड आप इनको पढ़िएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।